दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो आज हम RIMC मैथ्स जून 2010 का पार्ट बी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टराइज 4y² माइनस 4yx प्लस x स्क्वायर माइनस 9z²। ओके, तो अभी ये सम देखने के बाद हमको तुरंत पता चल जाता है कि 4y² माइनस 4yx प्लस x स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? इसका फैक्टराइजेशन बनेगा 2y माइनस x द होल स्क्वायर। ठीक है ना। और आगे क्या दिया है हमको? 9z², जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते 3z द होल स्क्वायर। अभी ये नया इक्वेशन क्या बना? ये बना हमारा a² माइनस b²। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a² माइनस b² को लिखते हैं हम इन वन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट कंप्लीट, इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b। तो ऐसे ही इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे इन वन ब्रैकेट 2y माइनस x प्लस 3z और इन अनदर ब्रैकेट 2y माइनस x माइनस 3z। ठीक है बच्चों, तो यही आया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 9 hours. It covers the same distance upstream in 10 hours. If the speed of stream be 1 kilometer per hour, find the speed of steamer in still water and the distance between the ports. ओके, तो हमको दिया गया है एक स्टीमर जो कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्विम करता है। तो डाउनस्ट्रीम में उसको 9 आवर्स का टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में 10 आवर्स का टाइम लगता है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको एक तो पहला सब चीज़ है कि जो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम। डिस्टेंस हमारा डाउन और अपस्ट्रीम में सेम है, और हमको दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अभी हमको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। तो हम कंसिडर करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी इसके बाद क्या बनेगा? अभी स्पीड ऑफ स्ट्रीमर बन गया हमारा x किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमारा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हमारा क्या बनेगा? x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्या है, हमको दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो जाते समय वो जो स्ट्रीम का फ्लो है वो स्ट्रीमर को हेल्प करेगा, और जब अपस्ट्रीम में वो स्ट्रीमर आएगा तब वो फ्लो उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब वहाँ पे वो नेगेटिव काम करेगा। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना आएगा हमारा? x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी भले वो स्ट्रीमर डाउनस्ट्रीम में जा रहा है या अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है,
तो हमको मालूम है डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का हमारा दोनों डिस्टेंस कॉमन है, खाली स्पीड और टाइम दोनों का अलग है। मतलब हमारा क्या होगा, हम दोनों डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस हमारा कॉमन रहेगा। मतलब हमारे वो दोनों फार्मूला जो है, मतलब वो हमारे दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। अभी अपस्ट्रीम डिस्टेंस हमारा क्या होगा, उसका स्पीड क्या है हमारा x -1 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया है अपस्ट्रीम में हमको 10 आवर्स का टाइम दिया है, तो इंटू 10 इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम का हमारा स्पीड क्या है x + 1 आवर, और टाइम कितना है हमारा 9 आवर्स, इंटू 9 आवर्स हो जाएगा। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 10x - 10 इज इक्वल टू 9x + 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आया स्ट्रीमर का स्पीड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम ये दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं। सपोज हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड लिया x + 1 इंटू 9, तो हमारा x का वैल्यू आया 19। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 19 + 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180। तो हमारा डिस्टेंस आया 180 किलोमीटर। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना हमारा आंसर 1, स्पीड इज इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर, और आंसर 2, डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आ गया समझ में। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द थिकनेस ऑफ अ मेटेलिक ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर and the inner diameter of tube is 12 centimeter. Find the weight of 1 meter long tube if the density of material is to be 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक ट्यूब का डायमेंशन दिया है। यह हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि लंबाई में उसका 1 मीटर है। ये इनर डायमीटर है उसका 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस है उसका 1 सेंटीमीटर, मतलब आउटर डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अभी इसका हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया है और वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पहले तो हमको इसका इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr² इंटू एल। तो यहाँ पे आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बनेगा, उसका डायमीटर आएगा 14, तो हमारा आर बनेगा 7, तो वो आएगा हमारा 22/7 इंटू 7 इंटू लंबाई कितना है हमारा 1 मीटर,
लेकिन यहाँ पे बाकी डायमेंशन हमारे सब सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे माइनस इनर वॉल्यूम 22/7, इनर डायमीटर है 12, मतलब रेडियस आया 6 इंटू 6 इंटू 100, ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे ये 7 को 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 15400 माइनस यहाँ पे आएगा हमारा 79200/7। अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 107,800 माइनस 79200/7। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन करके हमको मिलेगा 286,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है। अभी हमको मालूम है वेट ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल हमारा कितना है 28,600/7 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हमको 7.8 ग्राम, 7.8 ग्राम। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते, तो हमारा आएगा 223080/7। इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 31868.57 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 31.868 kg। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 31.868 kg। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी साइड्स हैज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एंगल मेजर्स 108। मतलब हमको यहाँ पे दिया गया है एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब उसका सभी लाइन, मतलब उसका सभी साइड्स का लंबाई एक जैसा है। उसका इंटरनल एंगल जो है वो हमको दिया है 108 डिग्री, और हमको पूछा गया है कि उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है। तो हमको तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो हमको यहाँ पे इंटरनल एंगल दिया है, तो इंटरनल एंगल से हम एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटरनल एंगल। तो हमारा एक्सटर्नल एंगल कितना बना 180 माइनस 108 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए 360 अपॉन इंटरनल एंगल। तो इसको हम लिखते हैं 360 अपॉन इंटरनल एंगल है हमारा 72, और 72 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। सो द पॉलीगॉन विल हैव 5 साइड्स। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25,
2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days. The same work is done by 4 men and 4 boys in 3 days. How long would it take to one man and one boy to do the same kind of work? तो हमको यहाँ पे 3 कंडीशन दी है। पहले तो 2 आदमी और 7 बच्चे मिलके एक काम 4 दिन में ख़त्म करते हैं। बाद में 4 मेन और 4 बॉयज़ मिलके 3 डेज में काम ख़त्म करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है 1 बॉय एंड 1 मैन अगर काम करेगा तो कितने दिन में वो वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट मेन इज इक्वल टू एम एंड बॉयज़ इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो पहला कंडीशन दिया है हमको 2 men प्लस 7 boys do work in 4 days. ओके, सेकंड कंडीशन दिया है हमको 4 men प्लस 4 boys do work in 3 days. अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का वर्क और सेकंड कंडीशन का वर्क, ये दोनों वर्क जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये दोनों वर्क इक्वल है, तो हम इससे क्या फार्मूला बना सकते हैं? तो इससे हमारा इक्वेशन बनेगा 4 इंटू इन ब्रैकेट 2m प्लस 7b इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 4m प्लस 4b। इसको हम और सॉल्व करते आगे 8m प्लस 28b इज इक्वल टू 12m प्लस 12b। इसको आगे सॉल्व करते हैं 12m माइनस 8m इज इक्वल टू 28b माइनस 12b। ठीक है, तो हमारा आएगा 4m इज इक्वल टू 16b, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4b। ठीक है, ये वैल्यू मिला हमको m इज इक्वल टू 4b। क्लियर है? तो अभी 1 मैन प्लस 1 बॉय इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़ हमने यहाँ पे निकाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बॉयज़ प्लस 1 बॉय इज इक्वल टू 5 बॉय। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली 1 मैन इज इक्वल टू 5 बॉयज़। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको मालूम है 2 मैन प्लस 7 बॉयज़ विल फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमको मालूम है 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 बॉयज़ प्लस 7 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। मतलब 15 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। राइट? तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है 5 बॉयज़ विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मच डेज। तो यहाँ पे 15 बॉयज़ रहेंगे तो डेज कम लगेगा, और कम बॉयज़ रहेंगे तो डेज ज़्यादा लगेगा। मतलब यहाँ पे हमारा इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम लिख पाएंगे 15 बॉयज़ अपॉन 5 बॉयज़
इज इक्वल टू x/4। b को b कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। और हमको मालूम है ये हमारा 5b इक्वल टू 1 मैन एंड 1 बॉय है। ठीक है ना, ये तो पहले ही हमने कैलकुलेट किया है। आंसर इज इक्वल टू ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 26, a wall 4.84 meter long and 3.1 meter height is to be covered with rectangular tiles of size 22 centimeter by 10 centimeter. Find the total cost of tiles at rate of 2 rupees per tile. ओके, तो हमको यहाँ पे एक वॉल का लंबाई और हाइट दिया है और टाइल का लंबाई और विड्थ दिया है। उसके साथ साथ टाइल पर टाइल का हमको फिटिंग का चार्ज दिया है। तो हमको कॉस्ट ऑफ फिटिंग ऑफ टाइल्स निकालना है। मतलब क्या है, तो हमको पहले वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा जिसके ऊपर हमको टाइल्स निकालनी है। वो एरिया को हमको एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे नंबर ऑफ़ टाइल्स निकलेंगे। और वो नंबर ऑफ़ टाइल्स को हमको ये 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकलेगा। अभी यहाँ पे टाइल का साइज़ दिया है हमको सेंटीमीटर में, वॉल का साइज़ दिया है मीटर में। तो हम वॉल को मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वॉल का साइज़ का जो भी डायमेंशन दिया है उसको। तो फिर हमको आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अभी वॉल जो है वो रेक्टेंगल है, तो हमको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू W। यहाँ पे W हमारा H है। तो लंबाई 4.84 मीटर मतलब 484 सेंटीमीटर। 3.1 मीटर मतलब 310 सेंटीमीटर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150040 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी वैसे ही हमको एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू, हमको क्या क्या दिया है, उसका रेक्टेंगुलर टाइल है तो इसका एरिया भी L इंटू W आएगा। L दिया है हमको 22, W दिया है 10, मतलब हमारा टाइल का एरिया आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ टाइल्स ये वॉल के ऊपर बैठेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 नंबर ऑफ टाइल, ये करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल कितना है 150040 डिवाइडेड बाय 220। इस ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6820 और आंसर इज 6820 टाइल्स। ठीक है ना। तो अभी हमको दिया गया है कॉस्ट ऑफ फिटिंग ऑफ टाइल इज ₹2 पर टाइल। तो हमको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल इज इक्वल टू, क्या बनेगा, ये जो टोटल क्वांटिटी है उसको पर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 6820 इंटू 2 इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट आएगा हमारा 1364
रुपीज़। ठीक है ना, तो आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर इज इक्वल टू 13,640 रुपीज़। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय a school. If the money spent on football is 9,000 rupees, answer the following questions. What is total amount spent on sport? Then how much extra amount is spent on hockey compared to football? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। एक्चुअली यहाँ पे हम देखेंगे तो हिंदी में पूछा गया है क्रिकेट पर कितना धन खर्च हुआ, मतलब व्हाट इज अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट आना चाहिए था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया गया है फुटबॉल पे 9,000 रुपीज़ खर्च किया है, और यहाँ पे पाई चार्ट में दिया है हमको अलग अलग गेम्स का डिग्री एंगल में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो फुटबॉल है हमारा 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज को 9,000 रुपीज़ खर्च किया है। तो हमको पूछा गया है सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है हमने सभी स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा पहला तो फॉर्मूला बनता है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट एंगल अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 360 डिग्री। ठीक है, तो पहले केस में हमको क्या दिया है, सेंट्रल एंगल है हमारा 45 डिग्री, वैल्यू कितना है 9,000 रुपीज़, टोटल अमाउंट हमको निकालना है इंटू 360। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 9,000 अपॉन 45 इंटू 360। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 45 वन ज़ा 45, यहाँ पे आएगा 200 इंटू 360, तो टोटल अमाउंट आएगा हमारा रुपीज़ 72,000। ठीक है बच्चों, टोटल अमाउंट आया हमारा रुपीज़ 72,000। तो हमारे ए पार्ट का आंसर आया हमारा 72,000। अभी हमको क्या पूछा है, क्रिकेट पे हमने कितना स्पेंड किया। अभी क्रिकेट का यहाँ पे डिग्री कितना दिया है 160 डिग्री। सेम इक्वेशन में इसका क्रिकेट का पर्टिकुलर्स भर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 160 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अमाउंट हमको निकालना है, हमारा टोटल अमाउंट है 72,000 इंटू 360, ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 वन ज़ा 36, 36 टू ज़ा 72, तो यहाँ बना 200। तो हमारा वैल्यू ऑफ अमाउंट आया 32,000। तो हमारा अमाउंट आया 32,000। ठीक है, तो क्रिकेट पे हमारा 32,000 एक्सपेंडिचर हुआ है। अभी लास्ट हमको पूछा गया है हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट इज स्पेंट ऑन हॉकी कंपेयर टू फुटबॉल। तो हमको पूछा गया है हॉकी को कितना ज़्यादा अमाउंट हमने स्पेंड किया है। तो हॉकी का अमाउंट हम निकालते हैं, हॉकी का डिग्री है हमारा 100 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अमाउंट हमको निकालना है अपॉन टोटल अमाउंट है हमारा 72,000 इंटू 360। हमको मालूम है 360 वन ज़ा 360, यहाँ पे आएगा 200।
तो हमारा हॉकी का वैल्यू ऑफ अमाउंट आया ₹20,000। ठीक है बच्चों, तो अभी हमको पूछा गया है हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट इज स्पेंट ऑन हॉकी कंपेयर टू फुटबॉल। मतलब हॉकी पे फुटबॉल से कितना ज़्यादा खर्चा किया है वो हमको पूछा गया है। तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू, हॉकी पे हमने कितना खर्चा किया है ₹20,000, और फुटबॉल पे कितना खर्चा किया है हमको पहले ही दिया हुआ है उन्होंने ₹9,000। इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आएगा ₹11,000। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर बना, आंसर फर्स्ट वन का आंसर आया ₹72,000। सेकंड वन का आंसर आया ₹32,000, और थर्ड वन का आंसर आया ₹11,000। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, कैन बी फिल्ड बाय टैप A and B in 10 minutes and 12 minutes completely. In 7 minutes, if all the 3 taps are turned on at the same time, find the time taken to fill the system. यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है, हिंदी में पढ़ते हैं हम। एक टाकी की जो 2 नलों से भरती है, जहाँ की क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भरने में लेती है, इसी टाकी को तीसरा नल 7 मिनट में खाली कर देता है। मतलब ये इंग्लिश क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, टैंक कैन बी फिल्ड बाय टैप ए एंड बी इन 10 मिनट एंड 12 मिनट्स एंड कंप्लीटली इन 7 मिनट्स। ओके, मीन्स 7 मिनट में वो एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, तो हमको अगर ये तीनों टैप ओपन है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टाइम एंड वर्क का ये हमारा समय। तो सबसे पहले हम हर एक टैप का, जो ABC टैप का है, उसका 1 मिनट वर्क निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों टैप का वर्क मिनट में दिया है। तो हम तीनों टैप का 1 मिनट वर्क निकालेंगे। तो टैप A का 1 मिनट वर्क इज इक्वल टू 1/10। सेम वे टैप B का आएगा 1/12, और टैप C का आएगा 1/7। जैसे कि हमको दिया गया है टैप A और टैप B टैंक भरने का काम करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव वर्क करेंगे, और टैप C जो है वो टैंक एम्प्टी करने का काम करता है, मतलब ये नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमको ये तीनों टैप का ऑल टुगेदर वर्क निकालने के लिए ये तीनों टैप का वर्क जो है उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1/10 टैप A का वर्क प्लस टैप B का वर्क है 1/12, माइनस, यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि टैप C जो है वो निगेटिव वर्क करता है, मतलब वो टैंक खाली करता है। तो टैंक C का वर्क है 1/7। ठीक है, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमारा एलसीएम आएगा 420। तो हम आगे लिख पाएंगे यहाँ पे 42 प्लस 35 माइनस 60 अपॉन 420। 42 प्लस 35 हो जाएगा हमारा
77 माइनस 60 अपॉन 420, 77 माइनस 60 17 अपॉन 420। ये 17 अपॉन 420 जो है ये हमारा आया यूनिट वर्क, बराबर। ये एक्चुअली हमारा बनता है, ये टैंक फिलिंग वर्क नहीं आएगा, ये यूनिट वर्क आएगा हमारा, ठीक है। तो अभी टैंक फिलिंग टाइम क्या आएगा हमारा, टैंक फिलिंग टाइम इज इक्वल टू 420 अपॉन 17। इसको हम और फैक्टराइज करते तो क्या आएगा, 24 होल जा 12 अपॉन 17, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू 24 होल जा 12 अपॉन 17 मिनट, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 24 होल जा 12 अपॉन 17 मिनट्स। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, राम परचेज राइस वर्थ ₹500. He sold 3/4 of it at loss of 10% and remainder at gain of 10%. How much percent does he gain or loss? मतलब राम ने टोटल कुल 500 रुपये का चावल ख़रीदा है, उसमें से 3/4 अमाउंट का जो राइस है उसने वो 10% लॉस पे बेचा है, बचा हुआ चावल उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो हमको चेक करना है कि ये सब परचेस और सेल में राम को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर वो प्रॉफिट या लॉस है तो कितना परसेंट हुआ है, ठीक है। तो पहले तो हम CP ऑफ 3/4 राइस निकालेंगे। तो CP ऑफ 3/4 राइस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 500, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये आया हमारा ₹375, ठीक है। तो 375 रुपीज़ का राइस उसने 10% लॉस पे बेचा है। अभी जो राइस उसने प्रॉफिट पे बेचा है तो उसका रिमेनिंग राइस CP इज इक्वल टू 500 माइनस 375, तो वो आएगा हमारा ₹125, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमको मालूम है 3/4 राइस उसने 10% लॉस पे बेचा है, मतलब हमारा इक्वेशन बनेगा 100:90, 375 हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 375 इंटू 90 अपॉन 100। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो हमारा आया 3375 अपॉन 10 इज इक्वल टू ₹337.50, ठीक है। तो ये आए हमारी SP, ये था हमारा CP, ये था हमारा SP, ठीक है बच्चों। अभी हम बचे हुए चावल का SP निकालेंगे। तो बचा हुआ चावल उन्होंने क्या किया है, 10% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब वापस इक्वेशन बनेगा हमारा CP SP। CP जब भी 100 रुपीज़ है तो SP 110 रुपीज़ है,
तो हमारा बचा हुआ वैल्यू कितना है 125। तो 125 पे हमको एसपी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 125 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। ज़ीरो को ज़ीरो कैंसिल हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है हमारा 1375 अपॉन 10 इज इक्वल टू रुपीज़ 137 एंड 50 पैसा। ठीक है, तो ये आया हमारा प्रॉफिट पे बेचा हुआ चावल है, उसका सेलिंग प्राइस आया हमारा। ठीक है बच्चों, तो अभी हमको राम को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता करने के लिए हमको टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा टोटल एसपी इज इक्वल टू एसपी एट द रेट 10% लॉस, वो है हमारा 337 रुपीज़ 50 पैसा, प्लस बचा हुआ राइस जो हमने बेचा है वो एसपी एट द रेट 10% प्रॉफिट, वो आया 137 रुपीज़ 50 पैसे। तो टोटल सेलिंग प्राइस आई हमारी रुपीज़ 475। ठीक है, अभी टोटल एसपी 475 आया। टोटल कॉस्ट प्राइस था हमारा 500, मतलब यहाँ पे राम को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 500 माइनस 475 इज इक्वल रुपीज़ 25। ओके, अभी हमको पूछा गया है लॉस परसेंट कितना है। तो लॉस परसेंट का हमारा फार्मूला है L% इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो हमारा लॉस है 25 रुपीज़, CP है हमारा 500 रुपीज़ इंटू 100। ये 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा लॉस परसेंट आएगा 5%। राइट, क्लियर है। तो हमारा आंसर बनेगा, आंसर इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अभी हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। इन फिगर ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल SQR आर आइसोसेलर। फाइंड द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, एंगल PQR and angle PRQ. Number 2, angle SQR and angle SRQ. And number 3, angle X. तो हमको बताया गया है कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल SQR ये दोनों समद्विबाहु ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल PQR की बाजू PQ और PR एक समान है और SQR की SQ और SR सेम लेंथ की है। ठीक है, और इसमें हमको ये ऊपर का QPR एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और QSR एंगल दिया हुआ 70 डिग्री। तो हमको इसके बेसिस पे बाकी एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है। सबसे पहले हमको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो इक्वल बाजू जो रहती है उसके अपोजिट के एंगल जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। मतलब एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल PRQ। सेम वे एंगल SQR विल बी इक्वल टू एंगल SRQ। ठीक है, हमको तो सबसे पहले पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का हम अगर एडिशन करते हैं तो उसका मेजरमेंट आता है 180 डिग्री। तो
हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये दोनों एंगल तो सेम ही है, मतलब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2 एंगल PQR इज इक्वल टू 150। देयरफॉर एंगल PQR एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर बन गया। सेम वे इन ट्रायंगल SQR हम लिख सकते हैं एंगल SQR प्लस एंगल SRQ प्लस एंगल QSR कितना है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 एंगल SQR, क्योंकि एंगल SQR और SRQ इक्वल है, इज इक्वल टू 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल SQR एंड एंगल SRQ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अभी हमको नेक्स्ट पूछा गया है एंगल X का डिग्री कितना है। तो सिंपल है, एंगल PQR माइनस एंगल SQR करेंगे तो एंगल X आएगा हमारा। तो एंगल X इज इक्वल टू एंगल PQR कितना है हमारा, 75 डिग्री, माइनस एंगल SQR कितना है हमारा, 55 डिग्री। तो हमारा एंगल X इज इक्वल टू कितना आया, 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन का आंसर। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से हमारा RIMC मैथ पार्ट B सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। तो आखिर में दोस्तों ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे ही आगे आने वाले सभी पेपर्स के सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अपने चैनल के बारे में आपके दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।